आप सभी विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों का हमारी क्लास में पुनः स्वागत है। हम पहला पाठ पढ़ने के बाद अब दूसरे पाठ को भी शुरू कर चुके हैं और दूसरे पाठ में जो दूसरे पाठ का नाम है जंतु रेशे, रेशों से वस्त्र तक, उसमें हम यह पढ़ चुके हैं अपने इसके पहले के लेसन में कि जंतु रेशे क्या होते हैं और पादप रेशे क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा जा चुका है। पादपों से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें पादप रेशे कहा जाता है और जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें जंतु रेशे या जांतव रेशे कहते हैं। पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे रुई तथा जूट हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वह ऊन और रेशम होते हैं। ऊन भेड़ों से प्राप्त किया जाता है, बकरियों से प्राप्त किया जाता है, किन किन जंतुओं से प्राप्त किया जाता है या पिछले लेसन में पढ़ा जा चुका है। और रेशम को रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। आज हम जो जातियाँ होती हैं भेड़ों की प्रमुख, जो भारतीय जातियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। प्रमुख जो भारतीय नस्लें हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं, गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की जो भारतीय नस्लें हैं, उनकी एक तालिका दी गई है आपकी किताब में। उसको क्रम से देख लें, कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है, उससे किस प्रकार का ऊन हम प्राप्त करते हैं। पहली नस्ल जो है वो है बाखरवाल जिसे कहा जाता है। यह बाखरवाल प्रजाति जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है और इससे प्राप्त ऊन से ऊनी सालों को बनाया जाता है या ऊनी सालों के लिए इसकी जो गुणवत्ता होती है वह प्रसिद्ध है। दूसरी जाति जो है वह रामपुर बुशायर है। यह रामपुर बुशायर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली भेड़ की प्रजाति है। यह भेड़ की प्रजाति भूरे ऊन के बालों के लिए वाले कंबल के लिए प्रसिद्ध है। इससे भूरे ऊन वाले कंबल बनाए जाते हैं। तीसरी प्रजाति जो भेड़ की है वह नाली है या इसे नली भी कहा जाता है। यह प्रजाति जो है भेड़ों की यह राजस्थान में पाली जाती है, पंजाब में, हरियाणा में पाली जाती है और इससे जो ऊन प्राप्त होता है वह गलीचे बनाने के लिए प्रयोग होता है। गलीचे बनाने के लिए इस जाति के भेड़ का ऊन बढ़िया माना जाता है। चौथी जो प्रजाति है वह लोही है। लोही प्रजाति मुख्य रूप से राजस्थान में और पंजाब में पाली जाने वाली प्रजाति यह है भेड़ की। यह ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जो प्रजाति है इससे प्राप्त ऊन से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। उसके बाद मारवाड़ी प्रजाति है। मारवाड़ी गुजरात में पाली जाती है और जो इससे प्राप्त ऊन है उससे मोटे व रुक्ष ऊन जो है इसके वह कंबल बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पाटनवाड़ प्रजाति है, यह भी गुजरात में ही पाई जाती है। दो प्रजातियां मारवाड़ी और पाटनवाड़, यह गुजरात में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। लोही और नाली या राजस्थान में प्रमुख रूप से पाली जाने वाली प्रजातियां हैं। तो यह हमें इसी तरह याद रखना है इसको कि कौन सी प्रजाति कहाँ पाली जाती है। तो पाटनवाड़ प्रजाति जो है यह गुजरात में पाली जाती है और यह जो ऊन इससे प्राप्त होता है उससे होजरी के वस्त्र बनाए जाते हैं, उसके लिए यह प्रसिद्ध है। तो यह कुछ प्रमुख भारतीय भेड़ों की नस्लें थीं जिनसे हम गुणवत्तापूर्ण ऊन प्राप्त करते हैं। हमारा अगला चरण जो होता है, प्राप्त हमने ऊन कर लिया विभिन्न प्रजातियों से, अब उसके बाद उसको ऊन जो सीधे जो प्राप्त होता है भेड़ों से वह उपयोग करने योग्य नहीं होता है, उसको उपयोग करने योग्य बनाया जाता है। तो यह उपयोग करने योग्य बनाना जो है वह संसाधित करना कहलाता है। तो जो भेड़ के ऊन रेशों को ऊन में संसाधित करने के, उसके जो रेशे हैं उसको ऊन बनाने के विभिन्न चरण होते हैं। वह चरण कौन कौन से होते हैं? भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है जो कि कई चरणों में संपादित की जाती है। यह चरण वाइज हम एक एक देख लेते हैं क्या क्या इसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया जो है वह इसे काटना होता है। जो भेड़ के बाल होते हैं उन्हें काटा जाता है और
काटते समय जो पाली गई भेड़ें हैं, जब उनके शरीर पर बाल काफ़ी घने वृद्धि वाले हो जाते हैं तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। और यह जो उतारने की प्रक्रिया है बालों को, इसी को हम कटाई कहते हैं। भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः जो बाल भेड़ों के काटे जाते हैं वो गर्मी के मौसम में ही काटे जाते हैं, ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी कोई कठिनाई ना होने पाए। अगर ठंडी में हम बाल काट देंगे तो उन्हें ठंड जो लगेगी उससे वो उनकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए भेड़ों के बाल जब भी काटे जाते हैं वह गर्मी के मौसम में ही काटे जाते हैं। एक चीज़ और दूसरे की, क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऊन के रेशों के लिए भेड़ों के बालदार त्वचा को से बाल उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता है? उसका कारण यह है कि जैसे हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं और जो मृत नाखून हो जाते हैं उन्हें काटने पर हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, हम भी उन्हें रेगुलर जो है लगातार काटते रहते हैं। उसी तरह भेड़ के बाल होते हैं, जब ये बढ़ते जाते हैं तो यह मृत होते जाते हैं, ऊपर की त्वचा जो है वो मृत होती जाती है और जब हम उसे काटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके बाद जो प्रक्रिया है वह होती है अभिमार्जन की। अभिमार्जन की प्रक्रिया में अभिमार्जन का अर्थ है धुलाई करना। जो बाल हम काट लेते हैं उन बालों को हम अच्छी तरह से उनके जो उनमें गंदगी है, चिकनाई है, जो उसको साफ़ करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे हम अभिमार्जन कहते हैं। और अभिमार्जन की क्रिया आजकल मशीनों द्वारा की जाती है। तो भेड़ों के बालों की धुलाई की प्रक्रिया को अभिमार्जन कहा जाता है। उसके बाद इसके आगे की प्रक्रिया होती है छँटाई। जो बाल काटे गए हैं सारे बाल अच्छे नहीं होते हैं, तो उनमें से जो अच्छे बाल होते हैं उनको अभिमार्जन करने के बाद उनकी छँटाई की जाती है। अभिमार्जन के बाद रेशों की छँटाई होती है। इसमें से अच्छे और रोएदार रेशों को जो लंबे होते हैं, चिकने होते हैं और हल्के होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है। और यह छँटाई का काम हाथों से भी होता है और मशीनों की सहायता भी इसमें ली जाती है। तो छांटने का मतलब है कि जो अच्छे बाल हैं उसमें से अलग कर लिए जाएं और जो कम गुणवत्तापूर्ण बाल हैं, छोटे हैं, भारी हैं, रूखे हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं। तो हमें अच्छी क्वालिटी वाला ऊन बाल प्राप्त हो जाता है। छँटाई के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है वो कताई की होती है। कताई का मतलब उसे सूत बनाना। सूत बनाने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। अभिमार्जन के पश्चात, अभिमार्जन में जो बाल प्राप्त हम उसको धुलते हैं तो भीग जाते हैं, तो कताई के करने से पहले उन रेशों को सुखा लिया जाता है और जो इस प्रकार छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। जो अच्छा ऊन हमने निकाला है उनसे हम धागे बना लेते हैं। ऊन के धागों को तैयार कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। कताई के बाद जब हमारा रेशा बन गया ऊन का, तो उसको जो है उसकी रंगाई करना शुरू करते हैं। रंगाई की प्रक्रिया में अक्सर हम देखते हैं कि जो भेड़ें होती हैं वह काले या भूरे या सफ़ेद रंग की होती हैं। इन सामान्य रंगों में विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, अलग अलग। इन्हें लाल, पीला, हरा चाहे जिस रंग में कर लें हम, और इसके लिए इनकी रंगाई की जाती है। इस प्रक्रिया से हमें रंग बिरंगी ऊन प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन रंगाई की प्रक्रिया में एक समस्या यह होती है कि यह जो ऊन के रेशे हैं, ऊन के धागे हैं, वह आपस में उलझ जाते हैं। तो रंगाई करने के बाद फिर से हम उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो उसको हम अगला चरण जो है वह ऊनी धागा बनाना है, धागे बनाना शुरू करते हैं उससे। रंगाई के पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर पहले सीधा किया जाता है और फिर उन्हें लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत जो छोटे छोटे रेशे हैं उनको काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है।
तो स्वेटर की बुनाई के लिए लंबे रेशों का उपयोग किया जाता है, और जो ऊनी और वस्त्र हैं उनकी बुनाई के लिए जो है वह छोटे छोटे जो रेशे निकलते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो इन कुल मिला के 6 चरणों में ऊन को भेड़ के बालों को हम संसाधित करके ऊन में परिवर्तित, रंग बिरंगे ऊन में परिवर्तित कर लेते हैं। ऊन उद्योग, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके जिनको आपको जानना चाहिए। हमारा जो ऊन उद्योग है हमारे देश में, वह अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें बहुत से लोग लगे हुए रहते हैं, लेकिन जो जंतुओं के रेशे होते हैं उनको छटाई करने वाले जो कारीगर होते हैं वह कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, और यह जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु है यह कुछ समय बाद एक घातक रुधिर रोग, हमारे खून का में होने वाली एक घातक बीमारी सोरटस रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है, जिसमें जो है जो कारीगर हैं वह संक्रमित हो जाएं और उन्हें जीवन का खतरा उत्पन्न हो जाए, तो यह व्यावसायिक संकट कहलाता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से बात करें हम, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एंथ्रेक्स जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं, उनमें सोरटस रोग हमें दिखाई देने लगता है, जो कि रुधिर से संबंधित रोग है। और दूसरी बात कि जो भेड़ों की संख्या के आधार पर अगर आप बात करें कि कितनी भेड़ें कहाँ किस देश में पाई जाती हैं, यह भी जानना जरूरी है। तो भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता की दृष्टि में जो न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ होती है उससे प्राप्त ऊन सबसे अच्छा ऊन माना जाता है। तो दिया था बच्चों आपका विज्ञान का क्लास, जिसमें हमने जंतुओं के रेशे, खासकर ऊन किन किन भारतीय नस्लों से प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा। प्रमुख भारतीय नस्लें कौन कौन सी हैं और उस प्राप्त ऊन को कैसे संसाधित करके हम वो एक गुणवत्तापूर्ण ऊन में बदलते हैं, और इस ऊन उद्योग में लगे हुए लोग जो कारीगर होते हैं उन्हें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, कहाँ अधिक भेड़ें पाली जाती हैं और कहाँ की भेड़ों से अधिक गुणवत्तापूर्ण ऊन प्राप्त होता है, यह सारे तथ्य हमने पढ़े। अब आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपके साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आपको बहुत पढ़ते रहिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।